मेरा नाम अमृता सिंह तेवतिया है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज ब्रिजघाट हापुड़ में विज्ञान की शिक्षिका के तौर पर कार्यरत हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा ई लर्निंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज मैं आप सबके सामने कक्षा 9 में विषय विज्ञान के अंतर्गत आने वाला पाठ संख्या 2, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए बच्चों, इस पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने पिछले पाठ में पदार्थ एवं उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा, तो आइए उसका छोटा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर पदार्थ होते क्या हैं। आप सब लोग जानते ही होंगे कि रासायनिक एवं भौतिक विज्ञान की भाषा में पदार्थ वे चीजें या वे वस्तुएं होती हैं जो क्या घेरती हैं बच्चों, स्थान घेरती हैं एवं उनका कुछ द्रव्यमान होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब आपने उसकी अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ा होगा। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। ये भी आप जानते हैं। तो अब हमें ये जानना है कि कौन सा पदार्थ शुद्ध है और कौन सा पदार्थ अशुद्ध है। एक जनरल आदमी की भाषा में या एक आम आदमी की भाषा में शुद्ध पदार्थ कैसा होता है कि जिसमें किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, वो क्या मानते हैं, उसको शुद्ध मानते हैं। परंतु वैज्ञानिक भाषा में वैज्ञानिक इस बात को नहीं मानते। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के अणुओं से बने होते हैं, उनको वे लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ। और वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको वह अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। या हम ये सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के अणुओं के बने हुए होते हैं, वे क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ। और जो 2 या 2 से अधिक अणुओं के पदार्थों से बने हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो इसी के अंतर्गत मुख्य रूप से पदार्थों को 2 प्रकार में विभाजित किया गया, यानी ये माना गया कि पदार्थ जो हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है बच्चों शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है हमारा अशुद्ध पदार्थ। तो आइए अब हम इसी स्लाइड में आगे किसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, फिर अशुद्ध पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। ये बच्चों मैंने एक चार्ट के माध्यम से ये समझाना चाहा है आपको कि हम इस वीडियो में किस के बारे में हम चर्चा करेंगे या हम किस के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहला बताया पदार्थ, तो अब इन्होंने विभाजित किया शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को हम अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। अब शुद्ध पदार्थ के 2 भाग होते हैं बच्चों, तत्व और यौगिक। और मिश्रण के होते हैं यानी अशुद्ध पदार्थ होते हैं, वे 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण। तो हम इन सब चीजों के बारे में ही आज इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं शुद्ध पदार्थ, यानी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। यहाँ मैंने एक परिभाषा ली है जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगी कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। जिन पदार्थों के अणु केवल एक प्रकार के होते हैं, ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो केवल एक प्रकार के अणुओं से मिलके ही बने हुए होते हैं, उनको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं, ये वैज्ञानिकों की भाषा में। उदाहरण के लिए जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी, ये किसके उदाहरण हो गए बच्चों? शुद्ध पदार्थ के उदाहरण हो गए। कैसे शुद्ध पदार्थ? समुद्र का जल, ठीक है। खनिज में हम जैसे ले लेते हैं, आयरन ले लीजिए, लोहा, सोना, कुछ भी ले लीजिए, किसी का भी उदाहरण आप ले लीजिए, तो वे क्या हो गए? शुद्ध पदार्थ। क्यों? जैसे अगर हमने लोहे की बात करते हैं तो वह क्या है? केवल एक ही प्रकार के अणु से बना, यानी आप उसको आगे विभाजित भी करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लोहा ही प्राप्त होगा। तो यानी उसमें क्या, कैसे अणु है? केवल एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर वह बना हुआ है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम अशुद्ध पदार्थों के बारे में चर्चा करते हैं। अभी हमने शुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा, अब हम अशुद्ध पदार्थों के बारे में जानेंगे कि अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थों का ठीक उल्टा क्या होगा बच्चों? अशुद्ध पदार्थ। एक सिंपल भाषा में बताना चाहूं, यानी वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यहाँ पे मैंने 2 परिभाषाएं ली हैं
इनके माध्यम से मैं आपको अशुद्ध पदार्थों के बारे में बताना चाहूंगी। पहली परिभाषा में क्या कहा गया है, जिन पदार्थों के अणु एक से अधिक होते हैं उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ यानी जिनमें एक से अधिक प्रकार के अणु उपस्थित होते हैं उनको हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। या हम दूसरी परिभाषा के माध्यम से समझेंगे इसको अशुद्ध पदार्थों को, जिन पदार्थों के अणु एक समान नहीं होते उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो क्या है, एक प्रकार के अणुओं से नहीं बने होते यानी एक समान नहीं होते, उन्हें हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने दो परिभाषाओं के माध्यम से अशुद्ध पदार्थ के बारे में समझा। इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे चीनी तथा जल का मिश्रण। जब हम कभी चीनी और जल का मिश्रण बनाते, मिश्रण बना क्या, मिक्सचर, चीनी ली और उसमें जल लिया, उसका हमने मिश्रण बनाया, तो क्या हुआ, उसमें दो प्रकार के अणु हैं। किस किस के हैं, चीनी के भी अणु हैं उसमें और जल के भी अणु उसमें मिश्रण में उपस्थित हैं। तो यानी एक प्रकार से क्या हुआ, वह मिश्रण कैसा हो गया, अशुद्ध, है ना। अशुद्ध इन द सेंस हम क्या कहें, क्योंकि उसमें दो से अधिक अणु उसमें उपस्थित हैं, इसलिए हमने उस मिश्रण को क्या कहा, अशुद्ध मिश्रण कहा, या अशुद्ध पदार्थ हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, अब ये समझेंगे बच्चों कि शुद्ध रूप से पदार्थों के प्रकार। मैंने आपको अभी वो चार्ट के माध्यम से पीछे समझाया था, उसी को हम लेते हैं। जैसे मैंने बताया था शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो यहाँ पे मैंने बताया तत्व और यौगिक। सबसे पहले हम यहाँ पे तत्व के बारे में चर्चा करेंगे कि तत्व आखिर होते क्या हैं। शुद्ध पदार्थों का ये पार्ट है, तो इससे आप समझ भी गए होंगे। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों में न विभाजित किए जा सके उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तत्व कहते हैं। यानी ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक में हम क्या ना कर सके, उनको विभाजित ना कर सके, ऐसे पदार्थों को हम तत्व कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहा, कॉपर, सोना आदि, ये जितने भी मेटल्स होते हैं उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, इन शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत हम रख सकते हैं। अब जैसे हम सोना या कॉपर का उदाहरण लेते हैं, सोना, आप सोने को कितना भी पिघला लीजिए, कुछ भी उसको छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लीजिए, चाहे उसको कितने भी टुकड़ों में आप विभाजित कर लीजिए, तो अंत में आपको सिर्फ क्या प्राप्त होगा, सोना ही, यानी सोने के कण ही प्राप्त होंगे, यानी उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो इस तरह से क्या है, सोना एक शुद्ध पदार्थ का क्या है बच्चों, उदाहरण है, या तत्व का उदाहरण हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे यौगिक के बारे में। यह भी शुद्ध पदार्थ का दूसरा भाग है। यौगिक वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर बने हुए होते हैं, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं बच्चों, हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक आदि। अब जैसे मैं यहाँ पे जल लेती हूँ, हम सब जानते हैं कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O, यानी जल किन किन के मिक्सचर से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना है ना। लेकिन ये अब H2O होता है, तो यानी हाइड्रोजन के कितने अणु हैं उसमें, 2, और ऑक्सीजन का कितना अणु है बच्चों, 1। तो यानी एक रासायनिक संयोग, एक उनका पर्टिकुलर अनुपात होता है, एक रेशियो होता है, जिसमें जब हम उन दो पदार्थों के अणुओं को आपस में मिलाते हैं तो जो हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे जल के उससे आपको H2O के उससे समझ में आया। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, रासायनिक सूत्र CO2, यानी कार्बन के 1 अणु हो गए और ऑक्सीजन के 2 अणु हो गए। तो जब हमने उसको एक रासायनिक संयोग, उसको हमने एक पर्टिकुलर अनुपात, एक रेशियो में, जब हमने कार्बन के 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणुओं को मिलकर आपस में जोड़ा, तो हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वह पदार्थ क्या हो गया, यौगिक। यानी वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग अथवा मेल से बने हुए होते हैं, उन्हें हम यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई बच्चों, यौगिक क्या होता है। यहाँ पर हमने शुद्ध पदार्थों को पहले समझा, फिर शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये भी जाना, तत्व और यौगिक, तत्व के बारे में पढ़ा हमने और यौगिक के बारे में हमने यहाँ पे समझा। अब हम आगे चलेंगे बच्चों कि अशुद्ध पदार्थ के क्या प्रकार होते हैं। हमने शुद्ध पदार्थ के प्रकारों को लिया, अब हम आगे समझेंगे बच्चों अशुद्ध पदार्थ के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं।
अब हम यहाँ लेंगे अशुद्ध पदार्थ के प्रकार। अशुद्ध पदार्थ निम्न प्रकार के होते हैं। उसमें मैंने आपको पहले बताया मिश्रण, मेनली हम उसको अशुद्ध पदार्थों को हम और किस नाम से जानते हैं, मैंने पिछली स्लाइड में बताया, यानी हम उसको मिश्रण के नाम से भी जान सकते हैं। तो मिश्रण मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है बच्चों समागी और एक विषमांगी मिश्रण। तो सबसे पहले हम यह समझेंगे कि मिश्रण क्या होता है। अब देखिए मिश्रण, इसको भी मैं इस परिभाषा के माध्यम से समझाऊं, वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों अथवा द्रव्यों के किसी अनुपात में मिला देने से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, मिश्रण कहते हैं। ये चीज क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। उदाहरण के लिए चीनी और नमक का मिश्रण या बारूद, ये आप जानते हैं जब हम शिकंजी बनाते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे चीनी और नमक का मिश्रण हम यहाँ पे लेते हैं, तो जब हमने उसमें पानी लेते हैं, हमने उसमें नमक मिलाया, चीनी मिलाई, ठीक है, तो वह क्या हो गया, मिश्रण बन गया। एक तरह से कैसा पदार्थ हो गया, वह अशुद्ध पदार्थ हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या क्या है, जल के भी अणु हैं, नमक के भी अणु हैं और चीनी के भी अणु उस मिश्रण में उपस्थित हैं। तो इसलिए वह क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया और अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण हो गया। बारूद को भी हम ऐसे समझे कि बारूद भी बच्चों कई तरह के केमिकल्स मिले हुए होते हैं, वे भी एक पर्टिकुलर अनुपात में यानी रेशियो में ही बारूद में उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से वे क्या होता है, ब्लास्ट होता है। तो अगर किसी भी चीज की अनुपात उसमें कम या ज्यादा हो जाए तो वह क्या होगा, बारूद अपना कार्य या नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलिए। अब हम यहाँ समझेंगे मिश्रण के प्रकार, यानी अशुद्ध पदार्थ के प्रकार। मिश्रण था, अब मिश्रण के प्रकारों को हम समझेंगे बच्चों। मिश्रण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एक तो है समागी मिश्रण और दूसरा बच्चों विषमागी मिश्रण। अब हम समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण की डेफिनेशन और विद एग्जांपल उनको आगे स्लाइड में लेते हैं। सबसे पहला है बच्चों समागी मिश्रण, ठीक है। वे मिश्रण जिनका गुण धर्म समान हो, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों, समागी मिश्रण कहते हैं। यानी ऐसे मिश्रण जिनका गुणधर्म क्या हो, समान हो, क्या कहलाते हैं, समागी मिश्रण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और पानी का मिश्रण, यानी चीनी और पानी का मिश्रण क्या हो गया, पानी में जब हम चीनी को घोलते हैं तो वह आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, यानी उनका गुणधर्म क्या है, समान है। उसकी प्रॉपर्टी है क्या, वाटर की प्रॉपर्टी यानी जल की प्रॉपर्टी क्या है, वह चीनी को अपने अंदर घुलने की क्षमता होती है उसमें, और चीनी की क्या गुण हो गया कि उसकी क्षमता क्या होती है, जल के अंदर घुलने की। तो यानी उनका गुणधर्म क्या हो गया बच्चों, समान हो गया। तो इस वजह से ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, समागी मिश्रण कहेंगे। दूसरा है बच्चों विषमागी मिश्रण। वे मिश्रण जिनका गुणधर्म समान ना हो, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों, विषमागी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि जल तथा रेत का मिश्रण, आप जल ले लीजिए, उसमें रेत को घोलिए, तो क्या वो उसमें घुल पाएगा। ये तो एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी है या एग्जाम्पल भी है, इसको आप अपने घर में करके देख सकते हैं। इसको चीनी और पानी के मिश्रण को घोल के देखिएगा, जल और रेत के मिश्रण को घोल के देखिएगा, तो आप आसानी से समागी और विषमागी मिश्रण में डिफरेंस कर पाएंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, जल में रेत तो घुल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इस केस में क्या हो गया, जल की ये प्रॉपर्टी हो गई कि वह रेत को अपने अंदर घुलने की उसकी प्रॉपर्टी, घोल नहीं सकता, ये उसकी प्रॉपर्टी है। और उसके गुण धर्म क्या है कि वह उसको नहीं, वह उसके अंदर नहीं घुल सकता, ये ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे विलयन। अब तक हमने शुद्ध अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा, उसके भाग होते हैं, शुद्ध पदार्थों के कौन कौन से भाग होते हैं उसको समझा, अशुद्ध के कौन कौन से होते हैं, जैसे मिश्रण, समागी विषमागी मिश्रण समझा। अब हम आते हैं बच्चों विलयन। विलयन क्या होता है, यानी विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समागी मिश्रण को हम क्या कहते हैं बच्चों, विलयन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर दो या दो से अधिक पदार्थों का कोई समागी मिश्रण हो, अगर हम उसको क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। विलयन का अवयव मतलब बच्चों विलयन के कौन कौन से भाग होते हैं, दो होते हैं, एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक है, अब हम इसमें आगे लेंगे विलायक और विलेय के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि विलायक और विलेय क्या चीज होती है। आगे सबसे पहले हम समझेंगे विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विलायक कहते हैं। ठीक है, और विलेय क्या होता है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय कहते हैं। यानी जब हम कोई मिश्रण बनाते हैं
तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक, और जिसकी क्वांटिटी क्या होती है बच्चों, कम होती है, उसको हम कहते हैं विलेय। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी, विलयन जो होता है बच्चों वो मेनली विलायक और विलेय इन दोनों पे ही डिपेंड करता है। इसी के आगे जाके मैं बताऊंगी कि इसी के हिसाब से आगे हम क्या करते हैं, विलयन को कई चीज़ों में सांद्रता के उसके अकॉर्डिंग भी हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब आगे हम समझे, उदाहरण ले लेते हैं यहाँ पे हम विलायक और विलेय का, इसके माध्यम से मैं समझाती हूँ। पहला उदाहरण यहाँ पे लिया है मैंने, नींबू तथा जल के विलयन में। समझिए, नींबू और जल का वो है विलयन, मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, तो उसमें जल क्या हो गया बच्चों, विलायक, और नींबू क्या हो गया, विलेय। यानी जल विलायक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें जल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, और नींबू क्या हो गया, विलेय, क्योंकि जब हम कभी भी नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू थोड़ा ही उसमें डिसॉल्व करते हैं पानी में, लेकिन जल क्यों हो गया विलायक, क्यों, क्योंकि उसमें जल की मात्रा क्या होती है बच्चों, अधिक होती है। अब हम दूसरा उदाहरण लेंगे चीनी और जल के विलयन में। ठीक है, जब कभी भी हम जल में चीनी को मोलते हैं, घोल बनाते हैं, तो हमेशा आपने देखा होगा कि हम जल को ज़्यादा लेते हैं और चीनी को कम लेते हैं। तो इस केस में क्या होता है बच्चों, जल तो हो गया आपका विलायक और चीनी क्या हो गई आपकी विलेय। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया विलायक और विलेय के बारे में, ये विलयन के भाग हैं, और उसी के रिलेटेड ये कुछ दो उदाहरण थे जिसके माध्यम से आपको क्लियर हो गया होगा कि विलायक और विलेय क्या होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं बच्चों। अब है विलयन के प्रकार, यानी विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, ठोस का गैस में, ठोस का द्रव में, ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव्य में, द्रव का ठोस में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, और गैस का गैस में। ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, विलायक और विलेय के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये 9 प्रकार के विलयन जो पाए जाते हैं या ये उपस्थित होते हैं रासायनिक विज्ञान के अंदर। अभी आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे इनके एग्जाम्पल्स के भी बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यानी 9 प्रकार के विलयन उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं जो, और आगे हम समझेंगे कि सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चों सांद्रण यानी सांद्रण के आधार पर विलयन का प्रकार 5 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है बच्चों तनु विलयन, दूसरा होता है हमारा सांद्र विलयन, तीसरा होता है हमारा संतृप्त विलयन, चौथा होता है हमारा असंतृप्त विलयन, और 5वां होता है हमारा बच्चों अति संतृप्त विलयन। अब ये जो 5 प्रकार के मैं सांद्रण के आधार पर आपको विलयन बता रही हूँ, इनकी जो ये पांचों की प्रॉपर्टी किस पे ही डिपेंड करती है बच्चों, विलायक और विलेय के ऊपर ही इनकी डेफिनेशन डिपेंड करती है। सबसे पहले मैं लेती हूँ तनु विलयन। तनु विलयन को वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक की मात्रा तो अधिक होती है परंतु विलेय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे बच्चों, तनु विलयन कहेंगे। सेकंड है हमारा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक की मात्रा तो क्या हो गई बच्चों, कम हो गई, और विलेय की मात्रा क्या हो गई, अधिक हो गई। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहेंगे। तीसरा है हमारा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं बच्चों जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और अधिक विलायक के अंदर विलेय को न घोला जा सके, ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। दोबारा रिपीट करती हूं मैं, ऐसे विलयन जिनको एक पर्टिकुलर ताप यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसमें विलायक के अंदर और अधिक विलेय को ना घोला जा सके, ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। चौथा है हमारा असंतृप्त विलयन। ये असंतृप्त विलयन ठीक संतृप्त विलयन का अपोजिट है, उल्टा है। असंतृप्त विलयन क्या हो गया बच्चों, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जिसमें विलायक के अंदर और अधिक विलेय को हम घोला जा सके और अधिक विलेय घोला जा सके, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों, असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है। पांचवा हमारा आखिरी विलयन जो है वह है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वह विलयन होता है जिसमें बच्चों अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें यानी ताप को हम थोड़ा बढ़ा दें तो जो विलेय है विलायक के अंदर और अधिक उसमें क्या हो सके, आसानी से डिसॉल्व हो सके, उसको हम क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन
कहते हैं। तो ये जो थे किसके आधार पर थे, ये भी विलायक और विलेय के आधार पर ही 5 प्रकार के विलयन थे। तो यहाँ पे मैंने ये चीज क्लियर की, आपको समझ आया होगा बच्चों। आगे चलिए, अब मैं यहाँ पे लेती हूँ मिश्रण और यौगिक में अंतर। जैसा मैंने एक बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर होता है। तो ये मैं यहाँ पे आपको मैंने ये टेबल फॉर्म में यहाँ पे समझाया है, इसको मैं समझा देती हूँ आपको। ये मिश्रण क्या होते हैं, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों अथवा द्रव्यों के किसी अनुपात में मिला देने से बनते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं। यौगिक वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग अथवा मेल से बने हुए होते हैं, उनको हम यौगिक कहते हैं। मिश्रण में गलनांक निश्चित नहीं होता है, परंतु यौगिक में गलनांक निश्चित होता है। ऐसे ही मिश्रण में क्वंथनांक निश्चित नहीं होता है, परंतु यौगिक में क्वंथनांक निश्चित होता है। चौथा पॉइंट है, मिश्रण प्रायः विषमागी होता है और यौगिक क्या होता है बच्चों, एक समागी मिश्रण होता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो गई मिश्रण और यौगिक में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। तो ये आप कभी भी क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर आसानी से एक स्टेबल फॉर्म में आपको देना होगा। नेक्स्ट है बच्चों विलयन की सांद्रता। ठीक है, अब सांद्रता को कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पे बेसिकली बच्चों न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसके में सांद्रता के ऊपर विलयन की सांद्रता निकालने के लिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दिए हुए हैं। तो ये है किसी निश्चित तप पर विलय का द्रव्यमान तथा विलयन के द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है जिसके बेस पे बच्चों आप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके विलयन की सांद्रता निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसको हम इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालते हैं। विलयन की सांद्रता क्या होती है, विलय का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, क्या है, विलय का द्रव्यमान ऑब्लिक विलयन का द्रव्यमान। और अगर ये तो मेनली क्या हो गया, विलयन की सांद्रता निकल गई, लेकिन कई बार इसका प्रतिशत पूछा जाता है। तो जब आप विलयन की सांद्रता निकाल लेंगे तो उसको किससे करेंगे, 100 से गुणा करके हम उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा निलंबन। निलंबन क्या होता है, यह एक विषमागी मिश्रण है बच्चों, जिसमें विलेय कणों का आकार 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻5 तक होता है। ऐसे मिश्रण को हम निलंबन कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निलंबन होता है बच्चों, एक होता है कोलाइडल। ठीक है, तो इनको हम किसके उस पर बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, इनके आकार के अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे धूल और वायु का मिश्रण किसका उदाहरण है बच्चों, निलंबन का उदाहरण है। यानी इसमें कण क्या होते हैं, 10⁻³ से लेकर 10⁻5 तक होते हैं। ये विषमागी मिश्रण होता है। इसकी कुछ आगे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम चर्चा करते हैं। निलंबन का गुण क्या होता है, यह एक विषमागी मिश्रण है बच्चों। इसमें कणों को नग्न आंखों से हम देख सकते हैं, मतलब इसके कण थोड़े बड़े होते हैं इसलिए हम इसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। इनका अणुभार बहुत अधिक होता है। और चौथा पॉइंट है, इनके कणों पर कोई भी आवेश नहीं होता है। आवेश मतलब कोई भी चार्ज नहीं होता, ना तो नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये निलंबन है। इसके बेस पे भी आपको कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डेफिनेशन इसकी आ सकती है, इसके गुणों के बारे में आज पूछा जा सकता है, तो इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा है क्या, कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन क्या होता है, किसका अपोजिट है, जस्ट निलंबन का अपोजिट है क्या, कोलाइडल विलयन। ठीक है, यह एक विषमागी मिश्रण होता है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि इनको सरलता से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, इसके उदाहरण क्या हो गए, गोंद, रक्त आदि। यानी कोलाइडल विलयन क्या हो गए, इनके कण क्या होते हैं, 10⁻⁻7 से भी बहुत नीचे, 10⁻⁻7 से भी और नीचे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं कि आप इनको नग्न आंखों से नहीं देख सकते। हालांकि ये भी विषमागी मिश्रण ही होता है। और इसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होता है या पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी इनके ऊपर आवेश होता है। और बच्चों ये एक और प्रॉपर्टी शो करती है जिसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, जिसके बारे में मैं आपको अपने इसी चैप्टर के नेक्स्ट भाग में उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस टिंडल इफेक्ट के बारे में चर्चा की थी, बताया था।
तो जो कोलाइडल इफेक्ट या सॉरी टिंडल इफेक्ट होता है वो कौन शो करते हैं, ये कोलाइडल विलयन ही शो करते हैं। तो इसका उदाहरण यहाँ पे क्या हो गया, गोंद, रक्त आदि। ठीक है, तो आज बच्चों हमने ये कोलाइडल विलयन के बारे में पढ़ा, निलंबन के बारे में चर्चा की, और हमने शुद्ध अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ा। सब चीज के बारे में हमने आज यहाँ तक चर्चा की है। अब बच्चों ये थोड़ा सा गृह कार्य है, यानी पहले हम उस चीज का रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज इस पार्ट में पढ़ा क्या था, है ना। हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए इसी के बेस पे आज क्या है, गृह कार्य है आपका। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, आप इसका उत्तर देने में समर्थ होंगे। दूसरा, समागी और विषमागी मिश्रण में क्या अंतर है, ये भी आप इसका उत्तर दे सकेंगे। और विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें निलंबन, कोलाइडल और विलयन के बारे में चर्चा की। इसको भी आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। और चौथा है, अपने आसपास की वस्तुओं को शुद्ध पदार्थों एवं मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। बच्चों ये चौथा क्वेश्चन एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आप अपने आसपास की चीजों से अलग कर सकते हैं कि कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध पदार्थ है। तो इसी के साथ धन्यवाद।